मैं करता रहा यूं ही सब पर यकीन। मुझे मालूम नहीं था कि लोग सिर्फ मुझे आजमा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। और प्रारंभ करते हैं हम आज कक्षा 12 की जो अंतराल पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ, आरोहण, संजीव साहब का जो है उसको आज हम देखेंगे। इससे पहला सूरदास की झोंपड़ी वो हमने देख लिया था, जो कि रंगभूमि का अंश है। इस वीडियो को आपसे अनुरोध है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के कंप्लीट पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों को बताएं भी आप। और पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए उसे भी। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4790 के तकरीबन लोग जुड़े हुए। हो सकता है जब आप देखो तब तक 4800 लोग हैं जो हो जाए, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ न कुछ सूचनाएं डालता रहता हूँ। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। संजीव साहब को जन्म 1947 में। पहले परिचय देखते हैं, फिर आरोहण अध्याय पे आएंगे। तो संजीव साहब का जो जन्म है वो ग्राम बांगरकला, कौन सा गांव? बांगरकला ग्राम में, जिला सुल्तानपुर, यूपी में है जो होता है साहब, उत्तर प्रदेश में होता है। और इन्होंने, संजीव साहब ने बीएससी तक है जो शिक्षा प्राप्त की थी। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम है। तो ये पूछ लिया जाए कि किस कहानी आंदोलन के अंतर्गत ये आते हैं, किस कहानी की धारा के अंतर्गत आते हैं, तो ये समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में एक अपना नाम रखते हैं, समकालीन कहानी से जुड़े हुए। उनकी कहानियां अधिकतर हंस में प्रकाशित जो हुई है, हंस जो पत्रिका है, ज्यादातर कहानियां इसके अंदर प्रकाशित हुई है। ध्यान में रखना इस चीज को भी। प्रमुख कहानी संग्रहों की बात करें अगर हम संजीव साहब के, तो 30 साल का सफरनामा, 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ है, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत और प्रेत मुक्ति, ये इनके कहानी संग्रह है, जिनमें 30 साल का सफरनामा आपको याद में रखना, क्योंकि आप इसको यूं याद रख सकते हो कि जो संजीव पासबुक चलती है वो 20-30 सालों से चल रही है, आपको पता है। तो 30 साल का सफरनामा संजीव साहब की है, और दुनिया की सबसे हसीन औरत और प्रेत मुक्ति, इनको आपको याद अवश्य ही रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय भी लिखा है। उपन्यास का नाम रानी की सराय, ध्यान में रखना, संजीव साहब का रानी की सराय। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहां शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार और सूत्रधार। ध्यान में रखना, किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहां शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार, ये उनके और कुछ उपन्यास हैं। आगे देखिए, इनके परिचय में कुछ और बात है कि संजीव की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का जो प्रभाव दिखाई देता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनजीवन की क्षेत्रीय जो बोली भाषा के शब्द हैं, वो इनके उपन्यासों में, कहानियों में देखने को मिलता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को, पढ़ने वाले को बांध कर रखती है बिल्कुल। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान है। संजीव हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक भी है जो रहे हैं। तो ये हो गया साहब संजीव साहब का परिचय। अब आते हैं आरोहण पाठ के ऊपर। आरोहण पाठ के अंदर है क्या साहब, उस चीज को देखते हैं। पाठ के परिचय को है जो हम देखते हैं। देखिए, पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया है। पर्वतारोहण, इससे जुड़े हुए कई पाठ देखने को मिलते हैं आजकल। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान भी पा चुका है। कई एडवेंचर तरीके के पाठ है जो देखने को मिलता है, यात्रा वृत्तांत वगैरह पहाड़ों के। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग जो है पर्वतारोहण, पर्वतों के लिए
चढ़ाई के लिए, घूमने के लिए पर्वतीय प्रदेशों में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वहाँ जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, कोच का काम करते हैं, गाइडर का काम है जो करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ की कंडीशंस का बेहतरीन नॉलेज रहता है। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि पर्वतारोहण उनकी क्या है, दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो ये कौन है, बछेंद्री पाल और संतोष यादव? वैसे तो पर्वतारोही भी रहे हैं, इनके विषय में आप अच्छे से जानते हैं, विशेष तौर से बछेंद्री पाल का तो आपने नाम बहुत सुना होगा। अब ये गाइडर के रूप में है, कोचिंग के रूप में है। आरोहण कहानी में, ये जो कहानी है, आरोहण क्या है, कहानी है। इस कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। तो आरोहण के अंदर क्या देखने को मिलता है, पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है, उसको है जो रेखांकित किया, उसको है जो बताने का प्रयास है जो किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष और प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया। जो पर्वतीय प्रदेशों में लोग रहते हैं, उनका जीवन के साथ में जीवन यापन करने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो सब भी देखने को मिलता है यहाँ पर। और प्राकृतिक पर्यावरण है वहाँ का, उस समय वहाँ की जो परिस्थितियाँ, उनको भी चित्रित करने का प्रयास किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है, रास्ते रुक जाते हैं। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की दिनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब ये पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों और उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ है जो रचा है। वहीं मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण ये कहानी जो प्रस्तुत करती है। कौन सी कहानी? आरोहण। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों की जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में क्या सफल हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें क्या लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में है और इनसे कहानी को पढ़ने समझने में है जो क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब देखो, सारो पाठ मैं ताने हिंदी में पढ़ाऊँ और बीच बीच में कटा मारवाड़ी बोल दूँ या यहाँ को कोई डायलॉग बोल दूँ जो को पूरा पाठ हट अलग हुआ है, तो वो डायलॉग मारवाड़ी में बोलबाड़ी जगह वाक्य है मारवाड़ी में, वो तान ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो वही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि जो इनकी लोक भाषा की जो आंचलिक शब्दों का जहाँ जहाँ प्रयोग करते हैं, वो चीज़ है जो कथानक को बांध के रखती है। ठीक है, तो ये हो गया पाठ का परिचय आरोहण का। चलिए साहब, आरोहण प्रारंभ करते हैं और मेरे साथ आप भी यात्रा कीजिए, चीज़ों को इमेजिन करते चलिए कि बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई। ये साथियों का जो समूह था, बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर है जो उतार कर आगे बढ़ गई। तो पहली पंक्ति को याद रखना पूछा जा सकता है किस पाठ से ली गई, कई बार पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति पूछी गई है। आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई और पूरे 11 साल बाद है जो लौट रहा था। कितने साल बाद? 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी। थोड़ी सी लाज आने लगी, थोड़ी झिझक होने लगी। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौट कर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा किसी को? कोई खतो किताबत भी नहीं, यानी कोई पहले से कोई पत्राचार भी नहीं हुआ कि यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी साहब, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई थी, कोई ठीक प्रकार की अच्छी सड़क है जो नहीं बन पाई थी वहाँ पर। और माही के लिए बन पाई थी, माही के लिए अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी। अगर अकेला होता तो क्या सड़क और क्या पगडंडी, कुछ उतना विचार नहीं करते, कुछ उतना नहीं देखते। मगर साथ कोई हो तो फिर सोचना पड़ता है। अगर साथ में कोई और हो तो फिर सोचना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्या सोचेगा अपने
गांव के बारे में कि यार सड़क भी नहीं है। और अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। साथ में कौन था, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे आईएएस ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लिवा जाना, अपनी और अपने गांव की क्या है तौहीन करना ही तो हुआ ने। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में जो रमा हुआ था, मगर रूप सिंह आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से जो देख सकता था अपने गांव को। तो आपको यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ। तो बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में कौन रमा हुआ था, तो ध्यान में रखना कौन, शेखर। और बाइनोकुलर यानी दूरबीन, क्या होता है, दूरबीन कह सकते हैं, ठीक है, अपने गांव को। ये दिगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई है जो घाटियां थी, कि उसके बीच में, गांव के बीच में उसके यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बीच में थी। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेंट घड़ी पर नज़र गड़ाई। अभी सुबह के क्या बजे थे, 10 बजे थे साहब। मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी है, इतनी दूर इतनी चढ़ाई पर जाना और पैदल चलना तो शाम तो हो ही जाएगी। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या। तो वो क्या कहता है, आप कन्ने जाना छवा, आपको कहाँ जाना है। माही, सरगी से पहले का गांव। तो कहाँ जाना है, माही गांव जाना है। कहाँ पर है वो, सरगी गांव से है जो पहले। तो चाय वाला अपना सिर है जो खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, मतलब खुद से बातचीत करने लगा। यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के लड़के को पुकारा, अरे महीप, तू ही वक्की जाना छू, तो वहां जाएगा। अरे माही। तो उस लड़के को बुलाता है वो। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला। शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। शेखर बोलता, ये जा सकेगा भला। तो वो बोलता, चल जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा, यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ है। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है, यहाँ पर मक्खियाँ तो मारेगा बेटा बेटा। घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्तव ही तो आई छो कि झगड़ा वगड़ा करेगा, मक्खियाँ मारेगा, उससे अच्छा तो जो मिल रहा है ठीक है। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने तय कर दिया था 2 घोड़ों के 100 रुपये। तो ध्यान में रखना, 2 घोड़ों के कितने रुपए बताए तुमने, 100 रुपये चाय वाले ने तय कर दिए थे। 2 घोड़ों के 100 रुपये। आगे देखिए, चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप सिंह। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल है जो चल रहा था। महीप कौन, वो लड़का। पहले पहाड़, तो लड़के का नाम पूछा जा सकता है, घोड़े वाला महीप नाम है। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदो जहां तहां दरकने लगा था। थोड़ा थोड़ा मामला धूप वाला। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, मानो धारीधार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था एक तरीके से। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या फिर अंधेरा उजाले का था। कौन किससे आग मिचौली सी कर रहा था। चढ़ाइयाँ और ढलाने, बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। ऐसे छोटे छोटे घरौंदे बने हुए तो ऐसे लग रहा था वो मशरूम के जो कुकुरमुत्ते की फसल दूर तक छिटक गई हो।
सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे जो झरझर उसके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सुपिन नदी होगी। शाप की मारी अभागिन सुपिन घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डांडियों माँ हे कुहेड़ी ना लाग तू, ये गीत चल रहा था। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खरखर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो। धीरे धीरे फिर आगे स्वर आता है, ऊंचे नीचे पांखों माँ है घसेरी ना जाए तू। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियों माँ हे हिलास ना बास तू। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये तो बता। शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। रूप सिंह से पूछता है, मतलब कोहरे से सवाल कर रही है। कोई घास गड़ने वाली पहाड़ी लड़की की एक कोहरे ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तुम न लगो जाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से फिर क्या कहता है कि ऊंची 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 नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। इस तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाकर परेशान होगा, बनाया करें। मगर तेरी आवाज भरा क्यों गई बताते बताते, कि तुम्हारी आवाज क्यों भर गई है बताते बताते। शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब, आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना पुराना गीत। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया ये प्यार के। शेखर ने गीत है जो पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया या उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना, क्या कुहासे का होना उसका मायने रखता है, क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में। इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ है जो सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नज़र नहीं आते हैं, प्यार प्रेम कहीं दिखता नहीं है। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। इस तरह का माहौल पर्यावरण हो जाता है। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला सिवाय खुरों की आवाज़ और गीत की धीमी पड़ती लय, जिसकी हिलकोरों में अग जग डूब उतर रहा था। सारी ध्वनियाँ सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। रुक कर बोलता है, ठमक के कहता है कि यहीं भूप दादा को मैंने धकेला था। धकेला था क्यों? शेखर भी रुक गया। शेखर धकेला क्यों था भाई? वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भाग न जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ न सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें यहाँ से। इसी जगह से वे संभल न सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खींच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है, उसे जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं, झूलने लगे हम दोनों। बीच बीच में हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितने सख्त जान थे अंदर से उतने ही नरम थे। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे, मतलब अनजाने में बेवकूफ़ी से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ है जो जोड़ छोड़ दिया। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से मुझे पूछा। वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए, भूप दादा लगाते हैं ये मरहम। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। महीप रुककर उन्हें देखता रहा। महीप लड़के, वो लड़का घोड़े वाला, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ी लगाई तो चल पड़ा। बाप रे, वो कैसी चढ़ी थी चढ़ाई, हमने उस दिन क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल न आती चट्टानों पर चढ़ने के लिए। बच्चे की तरह बोल उठा शेखर।
वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है, मैं आज उतनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक़े के साल भर जो बाद हुई है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बचा पार्ट कल देखेंगे, काफ़ी बड़ा है। तो वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हो सकता है। आप जब आप देख रहे हो तो 48 हो जाए। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग जो भी आपकी समस्याएं होती है उनके समाधान हेतु वीडियो डालता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो। तो आदि की आवाज़ पर जाकर वो भी आप देख सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।